हाय एवरीवन, माई सेल्फ आरवी जोशी। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 8th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। हमने एनसीईआरटी बुक को यहाँ पर स्टार्ट किया है। चीज़ें लाइन बाय लाइन स्टार्ट की है, हर एक डाउट को सोल्व कर रहे हैं। ज़रूरी है कि अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का ये सेशन लेक्चर थर्ड है। इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर देखे होंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटीज़ को, और साथ ही डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात यहाँ पर करने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे एक्टिविटीज़ नंबर 3.1। आप ध्यान से देखिए, मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। कहने का मतलब इतना है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में जितने भी मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए, आप ये देखिए कि वहाँ पर उनको आप किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं एज ए नेचुरल और एज ए मैन मेड रिसोर्सेज। आप देखिए कि वो नेचुरल है या मैन मेड है, या तो वो डायरेक्टली आपको नेचर से मिला होगा या फिर वो ह्यूमन एफर्ट्स के ज़रिए बनाया गया होगा। तो आप इनको ईजिली क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर आप नेचुरल की बात करें तो आप कह सकते हैं क्रॉप की बात कर लें, सनलाइट की बात कर लें, वाटर की बात कर लें। तो ये किस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, नेचुरल की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। मैनमेड की हम बात कर लें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पेपर, ठीक है, पेपर की हम बात कर सकते हैं, प्लास्टिक की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम मेटल सीट जो होती है उनकी बात कर सकते हैं। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हम मैन मेड की कैटेगरी में रखेंगे, और यहाँ पर हम नेचुरल की कैटेगरी में इन सब्सटेंसेस को यहाँ पर रख सकते हैं। सो आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3.2 की अगर बात कर लें तो यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर सबसे पहले हम इस एक्टिविटी को समझेंगे, इस एक्टिविटी को यहाँ पर रखने का, यहाँ पर इस तरीके से बताने का क्या मतलब है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करें एक्टिविटी नंबर 3.2। तो ध्यान से देखिए, टेक सम कंटेनर्स। आपको क्या करना है, कुछ कंटेनर्स लेने हैं। फिल दैम विद द पॉपकॉर्न एंड पीनट्स और रोस्टेड ग्राम्स एंड टॉफीज। मतलब इन सब से आप क्या कर देंगे, उनको फिल कर देंगे। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू द ग्रुप ऑफ 7 ईच। जितने स्टूडेंट्स हैं उनको 7 स्टूडेंट्स के आप क्या करने हैं, आपको ग्रुप्स बनाने हैं। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू द 3 सब ग्रुप कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। फिर इन हर एक ग्रुप को क्या करना है, 3 ग्रुप में आपको इस तरीके से 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जिसमें पहले ग्रुप में 1 स्टूडेंट होगा, सेकंड ग्रुप में 2 स्टूडेंट होंगे, और थर्ड ग्रुप में यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना है, लेबल करना है। नेक्स्ट क्या है, लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली। अब इनको क्या करना है, आपको लेबल करना है। किस तरीके से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन आप इस तरीके से इनको लेबल कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या कहा गया है कि कुछ कंटेनर्स आप यहाँ पर यूज़ करिए, कुछ कंटेनर्स आप रख सकते हैं। कुछ कंटेनर्स जो हैं वो आप इस तरीके से रख लीजिए, ठीक है। इन कंटेनर्स को आप क्या करेंगे, पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स, इन सब के ज़रिए आप क्या कर देंगे, इनको फिल कर देंगे, ठीक है। आप इनको कम्प्लीटली फिल कर लें। उसके बाद क्या करना है कि जितने स्टूडेंट्स आपके पास हैं, या जो स्टूडेंट्स, क्लास स्टूडेंट की बात कर लें तो ऐसे में 7 स्टूडेंट्स का आप क्या करेंगे, ग्रुप बना दें। ये एक ग्रुप होगा, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप बनाने हैं 7 स्टूडेंट्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, हर एक ग्रुप को आप फिर से डिवाइड कर दें। 3 ग्रुप्स में आप डिवाइड करिए। 1, पहले ग्रुप में बात कर लें तो 1 स्टूडेंट होगा, सेकंड में 2 स्टूडेंट होंगे, और थर्ड ग्रुप में 4 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेम यहाँ भी करना है, और एज इट इज़ यहाँ भी रखना है। इस तरीके से हमें क्या करना है, हर एक ग्रुप को 3 सब ग्रुप में डिवाइड करना है, जिसमें पहले ग्रुप में होंगे यहाँ पर 1 स्टूडेंट, दूसरे में 2 स्टूडेंट होंगे, और तीसरे ग्रुप में 4 स्टूडेंट होंगे। अब क्या करना है, इनको लेबल करना है। लेबल किनको करना है, इन सब ग्रुप्स को करना है, ठीक है। जिसमें पहले ग्रुप को, पहले सब ग्रुप को हम क्या करेंगे, फर्स्ट जनरेशन टर्म कर देंगे, इसको हम सेकंड जनरेशन टर्म कर देंगे, और इसको हम थर्ड जनरेशन यहाँ पर टर्म कर देंगे। क्लियर है, इतना आप समझ लीजिए। आगे क्या कहा गया है, ध्यान से समझना।
दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स, ये जितने भी सब ग्रुप्स बनाए गए हैं जिसमें पहला सब ग्रुप में एक स्टूडेंट, दूसरे में दो होंगे, तीसरे में चार हैं, आप इनको ध्यान से देखें तो ये कंज्यूमर्स का रोल प्ले करने वाले हैं। एज पॉपुलेशन ग्रोइंग, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन में आपको लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मिलने वाले हैं, ये श्योर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, पुट वन फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल। अब आप एक टेबल लीजिए, उस टेबल पर क्या करना है, हर एक ग्रुप के लिए आप एक फुल कंटेनर रखेंगे, हर एक ग्रुप के लिए उसका एक क्या रख देंगे, कंटेनर रख देंगे। आस्क कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप के फर्स्ट जनरेशन से, हर एक ग्रुप के फर्स्ट जनरेशन से आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, आप कंज्यूम करो ईटेबल्स फ्रॉम दी कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप्स, यानी हर एक ग्रुप के फर्स्ट जनरेशन के कंज्यूमर को आप क्या कहेंगे, कंज्यूम करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, ईटेबल्स को, क्लियर है। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन, उसके बाद क्या बोलेंगे, सेकंड जनरेशन जो कंज्यूमर्स हैं आप उनको फिर से कहेंगे, उनको क्या कहेंगे कि आप भी कंज्यूम करिए। ठीक है, डू सेम, बिल्कुल एज इट इज सेम बात किनको कहा जाएगा, सेकंड जनरेशन कंज्यूमर्स को कहा जाएगा। स्टूडेंट्स जो बैठे हैं जो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली अवेलेबिलिटी ऑफ द ईटेबल्स इन द कंटेनर्स। तो ये जो जितना भी प्रोसेस हम देख रहे हैं, जो चीज़ें हम कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या ऐसा है, कैसा, देखिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर, क्या दोनों जनरेशन के आ जाने के बाद में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या उस कंटेनर के अंदर क्या ईटेबल अभी भी अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है, इफ़ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर्स देन आस्क द थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप्स टू कंज्यूम इट। ठीक है, अगर थर्ड जनरेशन के लिए कुछ बचा है तो आप थर्ड जनरेशन के कंज्यूमर्स को भी बोलेंगे कंज्यूम करने के लिए। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट ईटेबल और नॉट। आप ये देखिए कि थर्ड जनरेशन के जितने भी कंज्यूमर्स को आपने बुलाया, क्या उन सब ने ईटेबल्स को कंज्यूम किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो फाइनली ये भी देखिए कि कंटेनर्स में अभी भी कुछ बचा है या नहीं बचा है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि जिस तरीके से अगर आप रियल लाइफ की बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स क्या है, कंज्यूमर है, हम क्या हैं, कंज्यूमर हैं। और हम अगर कंज्यूमर्स हैं तो हमारे लिए जो ईटेबल्स हैं, हम अगर क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो हमारे लिए ईटेबल्स क्या हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। आप इसे रियल लाइफ में अप्लाई करिए कि जिस तरीके से हम कंज्यूमर हैं, हमारे लिए ईटेबल्स क्या हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। अगर हम ये सोचेंगे कि हम हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी लेफ्ट नहीं करने वाले, तो हमारे लिए ये किस तरीके से आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी को यहाँ रखने का और ये समझाने का आपका पर्पज़ यही है कि आपको क्या करना है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम मिसयूज़ नहीं करें। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है हम उतना ही यूज़ करें। ठीक है, जिस तरीके से कहा जाता है कि वाटर को सेव करो, इसका सबसे बड़ा ये इनिशिएटिव जिस तरीके से चलाया गया है, इसका मेन पर्पज़ यही था कि इस तरीके से हम वाटर को बचा सकें और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट ना हो। ठीक है, तो एक्टिविटी आई होप कि आपको समझ आया होगा, और एक्टिविटी को यहाँ रखने का, समझाने का जो पर्पज़ है वो भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस टेबल को भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। टेबल में क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम की हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम जो आपको मिलता है वो मिक्सचर में मिलता है। भाई पेट्रोलियम के अंदर आपके पास वहाँ पर पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, केरोसिन भी होता है, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स, ये सब कुछ आपको मिक्सचर में मिलता है। इन सब को रिफाइनिंग के थ्रू क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, और ये रिफाइनरीज़ के अंदर होता है। ठीक है, ये पेट्रोलियम की रिफाइनरीज होती है, वहाँ पर ये सब प्रोसेस वहाँ पर होता है। तो आप ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम की आप बात करेंगे तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो गैस सिलेंडर होता है उसमें जो गैस भरी जाती है वो एलपीजी होता है। ठीक है, लिक्विफाइड
पेट्रोलियम गैस होता वो लिक्विड फॉर्म में है, बट वो जब बाहर आता है तो वो गैसेस फॉर्म में आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। पेट्रोल की बात कर लें तो मोटर फ्यूल के लिए यूज़ कर लें, एविएशन यानी कि एयरक्राफ्ट या फिर जेट्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, एज ए सोलवेंट काम करता है, किसी चीज़ को किसी में घोलने के लिए हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। कैरोसिन आपने जानते होंगे, कैरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव्स, बहुत पहले चलते थे स्टोव्स की बात कर लें। ठीक है, और लैंप्स की बात कर लें, जेट एयरक्राफ्ट्स की बात कर लें। डीजल जो होता है वो हम जानते हैं फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो होते हैं वहाँ भी हम डीजल यूज़ कर लेते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जो होते हैं वो लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ भी हमें क्या करना होता है, फ्रिक्शन को कम करना हो, वहाँ हम लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल्स यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स भी कई हद तक हम ये कह सकते हैं कि ये भी फ्रिक्शन को कम करने के लिए काम करता है, यानी ऑइंटमेंट की तरह काम करेगा। कैंडल्स को बनाने में, वैसलीन को बनाने में यूज़ किया जाता है। बिटुमिन्स की अगर बात कर लें तो हम ये जानते हैं कि बिटुमिन्स का सबसे बड़ा अगर आजकल यूज़ देखा जाए तो रोड सरफेसिंग में होता है। ठीक है, बहुत पहले अगर आप बात करें कोलतार को यूज़ किया जाता था रोड सरफेसिंग के लिए, लेकिन आजकल हम बात कर लें तो बिटुमिन को कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बिटुमिन को पेंट्स के सिंथेसिस में भी यानी कि बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर डिस्कशन, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज ए फ्यूल। अगर आप ध्यान से देखें, एडवांटेज पूछा गया है आपसे सीएनजी के और एलपीजी के एज ए फ्यूल। अगर आप सीएनजी को एज ए फ्यूल यूज़ करें और एलपीजी को एज ए फ्यूल यूज़ करें तो इसके क्या एडवांटेज होंगे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि एयर पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, चाहे आप एलपीजी की बात करें चाहे आप सीएनजी की बात करें, तो ये बात आप ध्यान रखिए। सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। एलपीजी का फुल फॉर्म होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। सीएनजी होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसी तरीके से एलपीजी की बात कर लें तो एलपीजी होता है लिक्विफाइड ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है? इन दोनों को एज ए फ्यूल यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा एडवांटेज हमें नज़र आता है, और वो है सबसे कम ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो हम कह सकते हैं एयर पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है उसको कम करने में बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। किसको यूज़ करने पर? सीएनजी और एलपीजी को एज ए फ्यूल यूज़ करने पर। क्लियर है? नेक्स्ट है, नेम दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड्स। यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसा कौन सा है जिसको हम सरफेसिंग ऑफ रोड्स के लिए यूज़ करते हैं। हमने कहा था बिटुमिन्स आप यूज़ करते हैं, बिकॉज पहले जो हम यूज़ करते थे वो क्या यूज़ करते थे, यहाँ पर पहले जो हम यूज़ कर रहे थे वो यहाँ पर कोलतार को यूज़ कर रहे थे सरफेसिंग ऑफ रोड्स के लिए, बट अभी जो यूज़ किया जाता है वो बिटुमिन यूज़ किया जाता है जो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशंस। बताना है कि ये प्रोसेस बताना है कि किस तरीके से जो कोल है वो बनता है, किससे? डेड वेजिटेशन से। एंड व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कोल, और इस प्रोसेस को कहा क्या जाता है? सिंपल सा, इस प्रोसेस को तो हम जानते हैं क्या कहा जाता है, कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। और इस प्रोसेस की हम बात कर लें तो होता कैसे है, तो इसमें कहा गया था कि जितने भी डेड वेजिटेशंस होते हैं, ठीक है, प्लांट्स की बात कर लें, तो जब ये डेड हो जाते हैं तो ऐसे में क्या होते हैं कि ये अर्थ सरफेस के जब नीचे जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं, डीपर होते चले जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि प्रेशर भी बढ़ने लगता है, और वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ हो जाने के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और ऐसे में जब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जितना भी वेजिटेशन था ये कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, या किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोल के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रख लेना है कि डेड वेजिटेशन किस तरीके से बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। फॉसिल फ्यूल्स आर, क्या क्या हो सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स की बात कर लें तो कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है,
ठीक है, नेचुरल गैसेस की बात कर लो, ठीक है, तो ये क्या है आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द पेट्रोलियम इज कोल्ड, यानी कि हमें पता है कि पेट्रोलियम जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, जो रॉक्स के बीच में मिलेगा, यानी इन बिटवीन रॉक्स मिलता है, बट ये रॉक्स होती कहाँ पर है, अर्थ सरफेस के नीचे होंगी, यानी बिलो दी अर्थ सरफेस। तो ऐसे में बात की जाती है कि जब पेट्रोलियम मिलता है तो वो मिक्सचर फॉर्म में होता है, उसमें डीजल भी होगा, पेट्रोल भी होगा, पैराफिन वैक्स भी होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स भी होंगे, सब कुछ होता है, बट इनको सेपरेट करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कोल्ड, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफाइनिंग, ठीक है, रिफाइनिंग कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिए, क्या कहा जाता है इसको, रिफाइनिंग कहा जाता है। और ये होता कहाँ पर है, रिफाइनरीज जो होती हैं, पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज होती है उनके अंदर यहाँ पर इनको किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स इज, सबसे लीस्ट पॉल्यूशन जो क्रिएट करता है एज ए फ्यूल, तो वो कौन है, तो हम कह सकते हैं सीएनजी होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स बताए गए हैं, ट्रू और फॉल्स, आपको उनको में से किसी एक को टिक करना है, ठीक है। ध्यान से देखना है यहाँ पर, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरीज, क्या फॉसिल फ्यूल लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं, नो, फॉल्स। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, सीएनजी तो जबकि लेस पोल्यूटिंग होगा एज कंपेयर टू पेट्रोल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी फॉल्स हो गया। कोक इज मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन, बिल्कुल करेक्ट है ये। कोलतार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, बिल्कुल 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, ट्रू होगा। कैरोसिन इज नॉट ए फ्यूल, कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल सॉरी, कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, कैरोसिन इज ए फॉसिल फ्यूल होगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि भाई कैरोसिन भी तो पेट्रोलियम से मिल रहा है ना, और पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम का कन्वर्जन आया कहाँ से, यानी पेट्रोलियम किस चीज़ से बना है, तो पेट्रोलियम किस चीज़ से बना है, वहाँ पर देख सकते हो, पेट्रोलियम किस चीज़ से बना है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सी में मिलते हैं उनसे बना है, तो ऐसे में फॉसिल फ्यूल होगा। तो कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई द फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, क्वेश्चन पूछा ये जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो जितने फॉसिल फ्यूल हैं, आपसे कोल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, ठीक है, ये एग्जॉस्टिबल क्यों है, ऐसा क्यों है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी फॉर्मेशन में जो टाइमिंग लगता है ना, किनकी, कि कोल की बात कर लें, पेट्रोलियम की बात कर लें, तो इनके फॉर्मेशन में टाइमिंग जो लग रहा है वो बहुत बड़ा टाइम लग रहा है, बहुत लंबा टाइम लगता है, तब जाके ये बनते हैं। आपने कोल की बात की थी, आपने कोल को देखा था कि 300 मिलियन ईयर्स में जाकर के आपको कोल मिला, तो एक लंबे टाइम के बाद इनको सिंथेसाइज किया जा सकता है या फिर सिंथेसाइज होते हैं, तो इतने टाइम में तो कितनी जनरेशन्स पास आउट हो जाएंगी, तो आप ये सोच करके देखिए कि ये एग्जॉस्टिबल ही होंगे अगर आप इनको मिसयूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, ठीक है, बिना किसी पर्पज़ के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक्स, भाई कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या हो सकते हैं, ये पोरस होता है, ठीक है, कलर में ब्लैक होता है, और थर्ड क्या होगा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में, और क्या बोला सकता है, हार्ड भी होगा। हाँ, एक कैरेक्टरिस्टिक्स का ये भी है कि ये प्योर फॉर्म होता है, किसका, कार्बन का, लेकिन यूज़ क्या है, तो पहला यूज़ तो जाएगा कि जो मेटल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शंस में यूज़ किया जाता है, और एक होता है स्टील के मैन्युफैक्चर में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर होगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो समझा दीजिए, भाई किस तरीके से होता है, ये बात भी हमने डिस्कशन किया है कि पेट्रोलियम बनता कैसे है, पहले तो ये डिस्कस कर लो, पेट्रोलियम बनेगा कैसे, तो सी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ध्यान से सुनना, सी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ऐसे में सी के अंदर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब डेड हो जाते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं, बॉटम ऑफ द सी,
तो बॉटम ऑफ द सी चले जाने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे उनके ऊपर एक क्या होती है, क्ले और सैंड की एक लेयर बन जाती है। और यही क्ले और सैंड की लेयर जो होती है ये क्या होती है, एयर को पास नहीं होने देती, इस तरह अंदर नहीं आने देगी, इस तरीके से अंदर नहीं आने देगी। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि एयर की एब्सेंस रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी, एयर की एब्सेंस रहेगी आप बहुत लंबे टाइम तक। और ऐसे में प्रेशर और साथ ही टेम्परेचर लगातार क्या करेगा, इंक्रीज़ करता रहेगा। ऐसे में क्या होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर के इंक्रीज़ होने से और साथ ही एयर की एब्सेंस में यही जो ऑर्गेनिज्म था, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, यही कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, यहाँ पर पेट्रोलियम के अंदर बदल जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस था किसका, पेट्रोलियम फॉर्मेशन का। यहाँ पर कुछ एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 एंड 1997 शो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ प्लॉट स्टोरेज परसेंटेज फॉर द ईयर ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस। तो आप इस तरीके से इसको ना ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपना जो ग्राफ पेपर है उसके ऊपर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें आप एक पर्टिकुलर यूनिट्स बनाइए और यूनिट्स बनाने के बाद उसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर बताया गया है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर रखना है, आपको प्लॉट करना है। देखो यहाँ पर वाई एक्सिस पर आप क्या रखेंगे, परसेंटेज फॉर द ईयर, तो आप ये रखिए। और वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर आप ईयर्स को रख देंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस यहाँ पर ईयर और यहाँ पर आप परसेंटाइल रख लीजिए, ये ईयर है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमने परसेंटाइल रख लिया। अब यहाँ पर आप पर्टिकुलर यूनिट्स बना करके आप इनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन हेल्पफुल लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी लोग हैं उन तक इनको शेयर कर दें। और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।